किसके ऊपर डिस्कशन करें भाई? ईरान का सीज़फायर। हम कुछ घटनाएं रखते चल रहे हैं। पहला है आपका 8 अप्रैल, दूसरा आपका 9 अप्रैल और आज 10 अप्रैल। यहां पे मीडिएटर यानी कि पोस्टमैन, नीच देश कौन सा है आपका? पाकिस्तान। वो किसके बीच में मीडिएटर बन रहा है? ब्रिज मीडिएटर बन रहा है। एक है आपका कौन? ईरान, और दूसरा कौन है? यूएसए प्लस आपका कौन है? इजराइल। ये बात ध्यान रखिए। दूसरे दिन ये फेल हो गया, यानी कि 9 तारीख को ये जो पूरा सीज फायर हुआ था, 20-21 डेज जो लड़ाई चल रही थी, अब ये क्या हो गया? फेल हो गया। देख रहा हूं आज की घटना है, आज न्यूज ये है कि ये जो पोस्टमैन है वो क्या हो गया? ट्रैप में आ गया। कैसे ट्रैप में आ गया? कि ईरान ने अपने कंडीशंस को बदल दिया। कंडीशंस को क्या कर दिए? बदल दिए। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये मीडिएटर बना और इसने कैसे किया? क्या मीडिएटर बन रहा है? इस चीज को बोलते हैं 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं बताओ बुलंदाज में? 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? उसको बोलते हैं 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। क्लियर है? बोलते हैं ईरान का सीज़फायर। और पोस्टमैन कौन बन गया यहां पे बताओ बुलंदाज में? वो है आपका पाकिस्तान। किसके बीच में? ईरान प्लस आपका क्या है? यूएस। देखो पाकिस्तान ने ये जो पोस्टमैनशिप की, ये जो काम किया, पहला प्रश्न आता है कि कैसे कर रहा? हाउ? ये सारी चीजें कैसे करनी? मैंने आपको बोला इसके लिए इसके पीछे 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है। किसकी? पोस्टमैन की। किसकी? पोस्टमैन। अब ये 5 पॉइंट स्ट्रेटजी कैसा? पहला उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अलाइनमेंट। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अलाइनमेंट के तहत ईरान को प्लस यूएसए को बोल रहा है कि भैया जो भी चीज आप पीसफुली सॉल्व कर लीजिए। ये बात समझ आई? वॉर मत करो। दूसरी बात बोल रहा है डुअल चैनल स्ट्रेटजी। तो वहां का पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल नहीं है, फील्ड मार्शल, वो डिप्लोमेटिकल टॉक कर रहा है डायरेक्टली यूएसए के साथ और ईरान की क्या है? ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के साथ, आईआरजीसी के साथ। बात समझ आई? तीसरा है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकल एक्टिव न्यूट्रलिटी। अब जब ईरान के ऊपर ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक हो रहा था, तो वो एक कैलकुलेटेड सिंपैथी दे रहा था। कैलकुलेटेड सिंपैथी का मतलब होता है ईरान को बोला तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। कौन गलत कर रहा है? यूएस, इजराइल, इनका नाम नहीं ले रहा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड सिंपैथी। ये भी खुश, ये भी खुश। तीसरा काम उसको बोलते हैं स्टेबलाइज थ्योरी। अब मान लो अगर ईरान के अंदर लड़ाई छिड़ी तो है ही। अब यूएसए ने अपनी आर्मी उतार दी। 200 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है कौन? ईरान के साथ पाकिस्तान। स्वाभाविक सी बात है रिफ्यूजी आ जाएंगे। रिफ्यूजी कहां जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर। ये जितने भी रिफ्यूजी होंगे कौन होंगे? शिया या सुन्नी? शिया। शिया सारे के सारे यहां जाएंगे। और ईरान एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी ग्रुप बनाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हिजबुल्लाह, लिबनान। ठीक, तो ये प्रॉक्सी ग्रुप बना देगा कहां पे? पाकिस्तान के साथ। इस प्रॉक्सी ग्रुप को पॉलिटिकल कम आर्म्ड ग्रुप बोलते हैं। ये बात समझ आ गई? अब क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के साथ में अमेरिका के अंदर क्रिप्टोकरेंसी चला रहा है इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से यूएसए में, यूएई में चला रहा है, वो पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। लास्ट एंड लीस्ट जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जो अमेरिका को बता के देखो मेरे पास रेयर अर्थ मटेरियल मिला है, वो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। पूरा एरिया ही डिस्टेबल हो जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट होगी? अब प्रश्न आता है साहब ये हो रहा है तो कैसा हो रहा है? ये क्लैरिटी बन गई। 8 तारीख को क्या हो गया? पोस्टमैन ने क्या करवा दिया? सीज फायर। 9 तारीख को ये सीज फायर क्या हो गया? फेल हो गया। ईरान क्या बोलता है कि मैं सीज फायर को तोड़ दूंगा, ब्रोक डाउन कर दूंगा अगर हिजबुल्लाह के ऊपर कोई भी किसी ने आंच आई तो। ये बात समझ आई? अब प्रश्न आता है हिजबुल्लाह का रोल क्या है और इजराइल हिजबुल्लाह को क्यों मार रहा है? तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और एक मैप के माध्यम से समझना पड़ेगा। एक जगह है जिसे बोलते हैं लिबनान। क्या बोलते हैं बताओ? ये ठीक इजराइल के इधर नीचे की तरफ है। ऊपर क्या है आपका? दैट इज लिबनान और ये है आपका इजराइल। ये बात समझ आ गई? अब हिजबुल्लाह को बनाने वाले कौन है? एस्टैब्लिश करने वाले कौन है? 1982 में एक शिया ग्रुप है। उस शिया ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हिजबुल्लाह। क्या बोलते हैं? हिजबुल्लाह। ये बात आपको जान रहेगी।
हिजबुल्लाह बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है और ईरान का प्रॉक्सी वॉर के लिए अगर कोई माहिर है तो वह देश कौन सा है? ईरान। अब ईरान की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर कट है हिजबुल्लाह को लेके, जो कि कहां बैठे हुए हैं? लिबनान में बैठे हुए हैं। और ताबड़तोड़ इसके ऊपर फायरिंग कौन कर रहा है? कौन सा देश बताओ? और वायलेशन का क्या हो रहा है? आपका सीज फायर। और ये बोल रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा सीज फायर से अगर हिजबुल्लाह नहीं बचता। अब इसकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है कि ये हिजबुल्लाह को सबके सामने, दुनिया के सामने कैसा रखता है? पॉलिटिकल पार्टी, मगर वेकेंड पे पीछे ये इसको ट्रेनिंग देता है, आर्म्स ग्रुप देता है, ये सारी चीजें देता है और ये टेररिस्ट ग्रुप के रूप में बनता है। अब ये अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के तहत इसको फोड़ रहा है। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लैरिटी बनी कि नहीं बनी? मतलब यहां पे पार्टी कौन कौन से आ गए? देखो कहानी ऐसे चली कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई में कितने प्लेयर आ गए? एक हो गया यूएस और दूसरा कौन है? ईरान, फिर कौन है? इजराइल, और यहां पे कौन है? हिजबुल्लाह। ठीक है, अब यहां हिजबुल्लाह कौन है? तो भाई ये बैठा हुआ है लिबनान में। कहां बैठा हुआ है? जो कि कैसा है? शिया की सुन्नी? शिया मुस्लिम है। ये पॉलिटिकल ग्रुप है, ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का। हिजबुल्लाह का मतलब ये होता है दैट इज अ पार्टी ऑफ ए गॉड, पार्टी ऑफ अ गॉड। कौन सा गॉड जानते हो? और ये प्रॉक्सी वॉर कर रहा है किसके बिहाफ में बताओ? तो स्वाभाविक सी बात है इसका दिमाग खराब होगा इसके ऊपर, होगा कि नहीं होगा? इस पूरे रीजन के अंदर इसका इंटरेस्ट है, ये इसको क्यों फोड़ रहा है? इसका रीजन ये है। ये बात समझ आई कि इसके बिहाफ में हिजबुल्लाह लड़ रहा है। समझ पा रहे? ये हिजबुल्लाह यहां आगे लड़ रहा है, इसके पूरे एरिया को इनसिक्योर कर रहा है। क्लैरिटी बन रही कि नहीं बन रही? आगे बढ़े थोड़ा सा। हम कल क्या देख रहे थे, यानी कि 9 तारीख को कि सीजफायर क्या हो गया? पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? यहां पे इजराइल किसको फोड़ रहा है जाके बताओ? फुल्ला बुलंदान में हिजबुल्लाह, लिबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह। और यहां पे ईरान क्या बोल रहा है कि अगर हिजबुल्लाह को तुमने छुआ तो मैं पूरी तरीके से सीजफायर में बाहर आ जाऊंगा। आज आपने देखा कि वो पूरी चीज अपने कंडीशन को बदल दी और पाकिस्तान उसमें फंस भी गई। पोस्टमैन क्या हो गया? फंस गई। डॉट्स को क्लियर कीजिए, डॉट्स को जोड़िए। कल इस्लामाबाद के अंदर नेगोशिएशन चालू होने से पहले ये घटना हो गई। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक जगह है जिसको हम बोलते हैं, बुलंदान बोलो, स्टेक ऑफ, बोलो भाई, स्टेक ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान क्या चाहता है? यहीं से सारे समुद्र के जहाज गुजरते हैं। ये 20% ग्लोबल ऑयल रूट है, एनर्जी रूट है। अब ये पूरे एरिया को मॉनिटराइज करना चाहता है। मॉनिटराइज करने का मतलब होता है कि ईरान करना चाह रहा है आज की स्थिति में कि भाई एक भी जहाज निकलेगा तो भाई ईरान का बैरिकेड लगेगा और उससे क्या लेगा? पैसा लेगा। जैसे फास्ट टैग करते हैं ना, जितनी भी गाड़ी गुजरती है टोल से, तो सेम चीज यहीं पे यहां पे होगा कि जितनी भी शिप गुजरेगी उससे पैसा कौन वसूलेगा? वो ईरान। यूएस से क्या बोला? ठीक है तुम वसूल लो, तुम डॉलर में वसूलना पैसा। ईरान बोलता ना 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 ना, डॉलर नहीं लूंगा मैं तो लूंगा क्रिप्टो करेंसी। ये बात समझ आ गई? यही नेगोशिएट कर रहा है, यही चीज बदल रहा है। ये बात समझ आई? क्लैरिटी बनी यहां तक का? अब प्रश्न आता है कि सारा गेम कैसा बदल रहा है? ईरान इतना छोटा सा देश, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इंडिया उठा के ले आया। पता है आपको? नहीं पता? देखो मैं आपको कहानी बताता हूं। कहानी ऐसे चली कि एप्स्टीन फाइल पूरी खुल गई। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगा था जो कि सच है। माइनॉरिटी गर्ल्स के साथ में, यानी कि नाबालिग लड़कियों के साथ में ये दुष्कर्म कर रहा था, वो भी वीडियो फुटेज खुल गया। अब मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए इसने क्या किया? वेनेजुला का राष्ट्रपति जिसका नाम है निकोलस मादुरो, जहां पे बहुत सारे ऑयल रिजर्व है, उसको रात को उठा के ले गया और कहते हैं सारी मीडिया का अब फोकस कहां होगा? वो होगा वेनेजुला का राष्ट्रपति
प्लस यूएस का राष्ट्रपति, और यहां से बात क्या हो जाएगी, बहक जाएगी। पूरी मीडिया का कवरेज, मीडिया भी तो टीआरपी पे काम करती है ना, वो चीज दिखाती है जो चल रहा है। आप भी वही स्टेटमेंट डालोगे वो जो चल रहा है, ना कि जो नहीं चल रहा वो तो डालोगे नहीं बिल्कुल। ये बात समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी बन रही है नहीं बन रही है? तो भैया ये इसने सबसे पहला ये काम किया। अब इसने दूसरा फ्रेंड खोल दिया, क्योंकि यहां पे एप्स्टीन फाइल के जो एप्स्टीन फाइल चला रहे हैं उसके प्रिय दोस्त वो थे इजराइल के प्रेसिडेंट, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अब बेंजामिन नेतन्याहू अभी किसके करीब है, अमेरिका के। अब बोला कि यार चलो भाई मैं लड़ाई छेड़ रहा हूं, किससे, वो देश कौन सा है, कौन है बताओ, क्योंकि उसको तो फ्रेंड चाहिए ही था। हिजबुल्लाह को तो वैसे ही फोड़ना था, और प्लस किसको फोड़ना था, बात समझ आ गई? तो भैया ये अपने कुकर्म को, अब मीडिया का फोकस 20-21 दिन से किसके तरफ हो गया, अब सब कौन भूल गए। अब कोई नया फ्रेंड खुलेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहो तो चाइना से लड़ना चालू कर दे। चाइना के पास में एक जगह है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कैसे ईरान में यूएसए लॉस कर गया, मींस व्हाई यूएसए हैज लॉस्ट द ईरान, ये डिस्कशन हो रहा है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएसए की स्ट्रैटेजी समझना, और फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, दैट इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, किसका, आपका, वो है आपका ईरान का। ये बात समझ आई, जिसको हम आम बोलचाल में क्या बोल रहे हैं, मोज़ैक डिफेंस स्ट्रैटेजी। ये बात समझ आई। और किसने बनाया है, सब मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली जाफरी साहब है, जो कि आईआरजीसी के टॉप कमांडर, टॉप लीडर हुआ करते हैं। यहां देखिए यूएसए बेसिकली क्या करता है, वो देता है शॉक थेरेपी या शॉक डॉक्ट्रिन। इसमें ये टूल्स की तरह यूज करता है, किसको, अपना फेसबुक, अपना एजेंडा को बताने के लिए कि भैया वहां की जो गवर्नमेंट है सही नहीं है, वहां पे बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। अब तो कंबाइंड काम कर रहा है दोनों, फेसबुक और क्या, इंस्टाग्राम, प्लस दूसरा आपका यूट्यूब। दिमाग में असर होता है कि नहीं होता है, फालतू का असर होता है। अब ज्यादातर ये क्या करता है, एक काम अपने टूल्स की तरह ये इसको इस्तेमाल करता है। दूसरा इसका टूल्स है वो ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल एनजीओ। ये ग्लोबल एनजीओ क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, जमीन पे जाके क्या करते हैं, एक एजेंडा को चलाते हैं कि देखो एंटी गवर्नमेंट, यहां की सरकार सही नहीं है। इनको सबको फंड कौन करता है, वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बात समझ है। जैसे इंडिया में एक हुआ करता था ग्रीन पीस, वो ग्रीन पीस किसके अगेंस्ट था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट। बाकी बाहर से पता चला तो ये फंडिंग कौन कर रहा, बाहर से आ रहा है फंडिंग, तो ऐसे ये फंडिंग करता है। और फिर ये हिट करता है किसको, वो टॉप लीडर को, वहां के बड़े लीडर को उड़ा देगा जाके, वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को क्या कर देगा, धराशायी कर देगा, सिविल इंस्टॉलेशन को धराशायी कर देगा। तो ऐसे करके कोई भी देश क्या हो जाता है, घुटनों पे टिक जाता है। जैसे अफगानिस्तान, ईरान के साथ यही हुआ। अरब स्प्रिंग में इसका बहुत बड़ा रोल था। वीडियो चले क्या वायरल होते, क्या वायरल होते, हमारे साथ भी तो होता है ना, ये वायरल हो गया तो है दिमाग में जरूर भाई ऐसा हो गया यार। ऐसे कंडीशन में अब ये सारी चीज को स्टडी बैठ के कौन कर रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली जाफरी। और उनने जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर हुआ करता था, उनने बनाया मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और उसके वजह से आज ईरान सर्वाइव कर रहा है। अब हमें जानना है क्या उस ईरान की क्या है, दैट इज अ मिलिट्री, बोलो भाई, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बन रही है। तो मोहम्मद अली जफारी जी ने डिफाइन किया है, दैट इज अ मोज़ैक डिफेंस सिस्टम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ अ ईरान। देखो बड़ा सिंपल है, आईआरजीसी ने क्या किया, बोला कि देखो फॉरेन जितने भी पावर्स हैं उसको क्या कर दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज। यूजुअली देश के अंदर 4 कमान 3 कमान होती है या 5 कमान होती है। इनके पास में 31 आर्मी कमान है, कि सिर्फ तेहरान से नहीं चलेगा, हर एक जगह से चलेगा। एक खराब होगा तो दूसरा, दूसरा खराब होगा तो तीसरा।
फिर इन्होंने क्या किया कि अगर मान लो उनका आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ खत्म हो गया, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल के पास है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन के पास है। ये भैया तुम्हें भी जाके फूटना ही है, फूट के ही आना, तुम धराशायी करके आना। अब कितने कैप्टन को पकड़ेगा अमेरिका, पूरा डिजिटलाइज करके रखा। ये बात समझ पा रहे हैं? इसलिए जीत नहीं पा रहा है अमेरिका, वो तो सिर्फ बोल रहा है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि इनके पास में विशाल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो जमीन के स्तर पे है, हर मोहल्ले में, हर चौगड्डे में नॉर्मल कपड़े में बैठे हैं कि विद्रोह रुके, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं हो। ज्यादातर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम एंटी कंबेंसी मचाते हैं, होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर मान लो मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ा रहा, आप बाहर जाकर सर नहीं करा है, बैक बाइटिंग बोलते हैं इसको। 90% कंडीशन में होता है ऐसा चीज, जहां पे चीजें हो रही हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप 100 अच्छे काम कर दो, एक अच्छा गलत हो गया तो क्या हो जाएगी? 100 चीजें क्या हो जाएगी? बन जाएगी। यूजुअली ह्यूमन नेचर होता है। तो यहां पे भी इन्हें ये कर रहे हैं, ये सिटी लेवल पे, शॉप लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जिसको बोलते हैं विशाल पैरामिलिट्री फोर्स, कि विद्रोह रोकना। इतने बम खाने के बावजूद भी वहां के लोग उफ नहीं की, आज भी खुश हैं। ये बात समझ पाए? फिर उन्होंने क्या बोला कि जितने भी आर्मी बेस थे, किसके? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको सबको फोड़ दिया। किसने? ईरान ने। ये बात समझ आई? हमारा तो फूटे फूटा, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इनने अब्राहम लिंकन भेजा, तो इन लोग ऑलरेडी रेडी थे, इनके पास छोटे छोटे आर्मी, छोटे छोटे शिप्स तो थे ही, जाके धराशायी करके आते थे। इवन उनने सी माइंस बिछा के रखे थे, गए आप फूट गया जाते। ये बात समझ आती? क्लैरिटी बनी? अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है, मिलिट्री स्ट्रक्चर और एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या थी उसकी, उसको थोड़ा समझना। करिए चर्चा फटाफट। तो ईरान के अंदर कौन बैठे हुए हैं? वो है आपका IRGC। बताओ फुल फॉर्म क्या है? ईरानियन रिवॉल्यूशनरी जी। और ये बेसिकली किसको रिपोर्ट करते हैं? वो रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर ईरान के। तो इनने क्या बोला कि भैया हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स की चाहिए जो ईरान के बाहर जाके फॉरेन ऑपरेशन करे। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, तो वहां पे कौन सी फोर्स है बताओ? खुद फोर्स। क्या है आपका? खुद फोर्स। और ये किस किस को सपोर्ट कर रही है? ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को। प्रॉक्सी ग्रुप कौन कौन है? सबसे पहला बताओ, वो आपका हिजबुल्लाह। कहां पे बैठा हुआ है? लेबनान। फिर कौन है? हमास। ये कहां बैठा हुआ है? और फिर कौन है? हुर्दी। ये कहां बैठे हुए हैं? यमन। ये पूरा ध्यान रहेगा। ये बाहर जाके ऑपरेशन करते हैं और सबको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये डायरेक्ट सपोर्ट, जो कि इसकी दो विंग, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा आर्मी विंग। क्लैरिटी बनी? अब पूरा मिडिल ईस्ट समझ आया। यमन डिस्टेबल होगा, लिबनान डिस्टेबल होगा, ईरान को खुद ही करना पड़ा। ये बात क्लियर हो गई? मैंने आपको बोला IRGC से डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे? बताओ जल्दी से। सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर जो भी बैठता है उसको IRGC ने इतना क्लियर कर दिया, देखो हे ईरान, तू अगर अपना एग्जिस्टेंस चाहता है, सबसे पहली चीज, ये दो लोगों को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल को तो हरा तो नहीं सकता, ठीक? बस अपने आप को क्या कर ले? मजबूत कर ले। क्या कर ले? मजबूत कर ले। ये न्यूसेंस फैलाएंगे, पूरे एरिया में न्यूसेंस फैलाएंगे। ऐसे सिचुएशन को टैकल कैसे करना है? और टैकल करने के लिए एक ही चीज बोला, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस, जो कि बेस्ड है चार प्रिंसिपल पे। चार प्रिंसिपल IRGC को एक्सरसाइज किया, जो आज ये जीत पाया है। कौन? वो आपका ईरान। कौन है आपका? क्लैरिटी बन रही है? तो मिला के ईरान जो है उसकी एक क्या है, उसको बोलते हैं आपका मिलिट्री स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस। क्या दिखा रहा है ईरान भैया? ईरान जीत क्यों पाया? उसके पीछे एक ही रीजन है, बताओ बोला आपने, स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस। और ये स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस किसने किया? IRGC ने। क्या किया है? IRGC। एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल वॉर डॉक्ट्रिन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल वॉर डॉक्ट्रिन। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। दिवाली का टाइम चल रहा मान लो,
और आपके पड़ोसी ने एक बड़ा सा बम फोड़ दिया, वो बम ऊपर गया, पटाखा कहां गया? ऊपर। आवाज स्वाभाविक से बहुत होगा, सस्ता तो नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा। अब किसके पेट में आग लगी? आपके या पड़ोसी के? आपने बड़ा बम फोड़ दिया, पड़ोसी। भाई आप समझो ना, एसिमेट्रिकल वॉर सरल भाषा में पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी देख रहा है और आपने एक बड़ा बम फोड़ा जो ऊपर गया। कलर वाला बम होता ना, सूर्य कलर फेंकता है, पड़ोसी का दिमाग खराब होगा। अब पड़ोसी क्या करेगा? एक बड़ा वाला लक्ष्मी बम या रस्सा बम वो लाके फोड़ लो, डॉम। आवाज ज्यादा हुआ, होलना ज्यादा हुआ, मगर सस्ता किसका बम था? लक्ष्मी बम। और आपका बम कैसा था? बड़ा वाला। तो किसका, कौन सा फीका पड़ गया? आवाज किसने किया जाता? कचरा किसने किया जाता? आजू बाजू देखेंगे तो कौन बोले अरे यार पड़ोसी कर रहा है, वही वाला काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है, बताओ, बुलंदशहर में ये सब बड़े बड़े बम फोड़ रहा है, बस सस्ते वाले। ये बड़े बड़े फाइटर लगा रहा है, मगर सब महंगे वाले, सबको उड़ाते जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल वॉर। ये बात समझ आए? अब इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर कट है भैया। मिसाइल सिस्टम चाहिए, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। फिर क्या बनाओगे? प्रॉक्सी ग्रुप बनाओ। मैंने आपको बोला हिजबुल्ला, ठीक। फिर कौन आ गया? कौन कौन आ गया बताओ जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में ये बात आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमेशा साइबर वॉरफेयर चलाएगा। जितने भी गल्फ कंट्री है ना, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना पैसा कमाएंगे थोड़ा बहुत ही उड़ा लेगा। समझो साइबर वॉरफेयर के माध्यम से एक पिगी बैंक है, छनछनाता और कहां कहां लूट के आएगा। यूएई, सऊदी अरब, ये सब ऐसे कंट्री जो वेल्थी कंट्री, जितनी भी सुन्नी मुस्लिम कंट्री है वो सब वेल्थी है, पैसे की उनको कोई कमी नहीं है। बुर्ज खलीफा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और इस साइबर वॉरफेयर से पैसा उड़ाते रहेंगे। और आखिरी कहना कि भैया मैं अपना जो स्ट्रिंग ऑफ हार्मोन्स है उसको नहीं खोलूंगा भैया, उसको मैरिटल सिक्योरिटी में दूंगा। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए।